न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सरकारी कार्यों और दावों की हकीकत जानने के लिए निकल सकते हैं। सीएम लॉकडाउन के चलते इन दिनों रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। नीतीश ने बुधवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें कई बातों पर चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है तो वो खुद ही कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए निर्माण स्थल पर जाएंगे। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री, विभाग के सचिव, मुख्य सचिव और दूसरे वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। तो जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक सीएम ने ली है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना संक्रमण का खौफ थोड़ा कम होगा, संक्रमण की दर कम होगी, वो खुद जाकर विकास स्थलों का निरीक्षण करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक की है, क्या कुछ इस बैठक में फैसले लिए गए, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने जो जल संसाधन विभाग है उसकी एक समीक्षा बैठक की है। देखिए, ये महीना जून आने वाला है और मई और जून कहा जाए उसमें जल संसाधन विभाग बिहार में काफी सक्रिय रहता है, या कहा जाए कि काफी संवेदनशील हो जाता है। इस वक्त कोरोना का समय है। इसके अलावा भी हर साल आमतौर पे इस समय काफी ज्यादा जल संसाधन विभाग की सक्रियता बढ़ जाती है। देखिए, बिहार में नॉर्थ बिहार का पूरा इलाका बारिश के समय में बाढ़ के संकट पे घिरा रहता है और तमाम ऐसी नदियां हैं जो कहर ढाती है, चाहे कोसी हो, बागमती हो, गंडक हो, तमाम नदियों में बाढ़ आता है और उसके प्रबंधन के लिए जल संसाधन विभाग काम करता है जी। तो नीतीश कुमार ने बाढ़ के पूर्व की जो तैयारियां, जो फ्लड फाइटिंग यानी जो प्री फ्लड प्रिपरेशन होती है, उसको लेकर विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और ये देखा है कि कहां पर किस इलाके में कौन से काम किए जाना है जिससे बाढ़ का संकट कम से कम आम लोगों को प्रभावित करे जी। तो नीतीश कुमार ने बाढ़ के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण परियोजना है जो बिहार में चल रही है और बहुत ही बड़ी परियोजना है। गंगा जल का जो है, गंगा जल को पटना से या कहा जाए कि मोकामा के पास से ले जाकर साउथ बिहार, इस वक्त पूरा बाढ़ में डूबा रहता है नॉर्थ बिहार और गंगा नदी उफान में होती है। इस वक्त साउथ बिहार के कुछ इलाके वहाँ ड्राउट की समस्या रहती है, सूखा रहता है। उसमें नवादा है, गया, राजगीर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूखा रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने योजना बनाई है कि पाइपलाइन से गंगा का पानी फ्लड के समय में, जब गंगा नदी में अतिरिक्त जल हो, ज्यादा पानी हो, उसको ले जाकर शुद्ध करके उन इलाकों में खेती के लिए और पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जाए। इस योजना की उन्होंने समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में तेजी लाई जाए क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, गंगा नदी में पानी बढ़ेगा। ऐसे में उस पानी को साउथ बिहार में पहुंचाया जाए, जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए। तो उसकी उन्होंने समीक्षा की है और अधिकारियों को आदेश दिया कि काम में भी तेजी लाई जाए और तमाम चीजों को देखा जाए और जब भी कोरोना का काल कम होगा वो जाकर चीजों की मॉनिटरिंग करें। दूसरा, राखी, सबसे महत्वपूर्ण जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसमें जो नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है 7 निश्चय पार्ट 2, उसमें एक योजना है हर खेत को जल, यानी हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो नहरों के माध्यम से पहुंचाया जाए, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से पहुंचाया जाए, या फिर पोखर ताल, यानी हर खेतों को पानी उपलब्ध कराना है। और ये काम माइनर इरिगेशन का भी है, यानी लघु जल संसाधन विभाग का भी है और जल संसाधन विभाग का भी है, क्योंकि जल संसाधन विभाग कई नहरों को भी देखता है। तो देखिए, बिहार में कई बड़ी परियोजना है, कोसी परियोजना है, गंगा परियोजना है, उन तमाम से बड़ी नहरें निकलती है जो छोटी छोटी नहरों में बढ़ के खेतों तक पहुंचती है। तो उनकी उगाही कैसे हो, उनकी साफ सफाई कैसे हो, उन पे पानी कैसे पहुंचे, पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए, इन तमाम चीजों की नीतीश कुमार ने समीक्षा की है। क्योंकि मानसून जब आएगा तो मानसून से पहले, या अगर मानसून ठीक से नहीं आया तो धान की बुआई बिहार में बड़े पैमाने पर होती है, तो धान के खेतों तक पानी कैसे पहुंचे, इन तमाम चीजों की नीतीश कुमार ने समीक्षा की है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने तमाम जल संसाधन विभाग की योजना है जो बाढ़ के समय में तटबंध टूटते हैं, टूटने की खतरा रहता है, या फ्लड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, फ्लड मैनेजमेंट को लेकर पूरी एक बृहद
जिसको कहा जाए डिटेल रिपोर्ट जल संसाधन विभाग से तलब किया है और कहा है कि जितने तटबंध है, चाहे वो कोसी का एम्बैंकमेंट हो, बागमती का हो या जितने बूढ़ी गंडक का हो, तमाम जो परियोजना है, गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, तमाम के जो बांध है, ये जो सुरक्षा बांध है, उनको मजबूत किया जाए और उनको जहां पर जरूरत है पक्कीकरण भी किया जाए। उसके अलावा नोड और इरोज जो होते हैं, जो फ्लड को कंट्रोल करते हैं, एंटी इरोजन वर्क पहले किया जाए, जो कटाव निरोधी कार्य वो पहले से करके रखे जाते हैं। उनकी भी उन्होंने समीक्षा की है कि जिन जिन इलाकों में वनरेबल पॉइंट है, यानी जहां पर जिन पॉइंट्स पे नदियों का दबाव ज्यादा होता है या पिछले साल ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, या जहां पर नदियों के टूटने का, तटबंधों के टूटने का खतरा होता है, उन वनरेबल पॉइंट को चिन्हित किया गया था पिछले साल, वहां पर एंटी इरोजन वर्क और पक्के काम की क्या स्थिति है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की है। साथ में उन्होंने इन तमाम चीजों को कहा है कि जहां जहां पर भी जरूरत हो वहां पर जल संसाधन विभाग तैयारियां करके रखे, फ्लड जो प्री फ्लड प्रिपरेशन है वो करके रखे और फ्लड फाइटिंग के लिए भी तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। तो इस तरह से बाढ़ का नियंत्रण और राखी बाढ़ नियंत्रण के अलावा पानी का सही मैनेजमेंट, यानी गंगा नदी में एक्सेस पानी को लेकर साउथ बिहार के जरूरतमंद जगहों पर पहुंचाने की योजना है, उस पर भी उन्होंने समीक्षा की है। बाढ़ नियंत्रण पर समीक्षा की है और बाढ़ हो जाने की स्थिति में फ्लड फाइटिंग की उन्होंने समीक्षा की। और सबसे महत्वपूर्ण है जो किसानों की बात है, हर खेत को जल योजना को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है और जल संसाधन विभाग को कल निर्देश दिए हैं इनके कामों में जिसका पूरा का जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है इसको अमल किया जाए और एक एक बिंदुओं पर अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक करके उसको निष्पादित किया जाए। लेकिन शशांक, जिस तरीके से सरकार ने 7 निश्चय योजना में हर घर को जल देने का वादा किया था, तो ऐसी तमाम टंकियां लगाई गई, लेकिन जो खबरें सामने आई देखा गया कि वो टंकियां ध्वस्त हो गई और कई जगह बिहार में ऐसे हैं जहां पर चापाकल चल ही नहीं रहे हैं, जिससे पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम योजनाएं तो चला दी गई, लेकिन धरातल पर काम कितना हुआ, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। तमाम बैठकें करने से या समीक्षा करने से हल नहीं निकलेगा। देखिए राखी, महत्वपूर्ण विषय है कि जो सरकार योजनाएं बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी होते हैं और उसको यूज करने वाले जो आम लोग होते हैं, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। देखिए हर घर जल का जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है और बिहार के जो नॉर्थ बिहार का पोर्शन है या फिर साउथ बिहार के तमाम पोर्शन है, वहां पर पानी में जो कंटामिनेशन है, पानी में संक्रमण है, विषाक्तता है, उससे बड़ी पैमाने में बीमारियां होती बहुत है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लोग कम डीप का यूज करते हैं उसकी वजह से आर्सेनिक है या अन्य विषाक्त चीजें पानी में मौजूद है। नॉर्थ बिहार में बड़े पैमाने पर आयरन पानी में है और प्रदूषित तत्व है, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो नीतीश कुमार ने पीएचईडी विभाग जो पीएचईडी विभाग है उसके साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने बनाई थी कि हर घर को जल नल के जल से जोड़ दिया जाएगा और लोग शुद्ध पानी पिएंगे तो बीमारियां भी दूर होगी और लोगों को शुद्ध जल मिलेगा, तमाम तरह की राहत मिलेगी। लेकिन देखिए जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी थी, चाहे वो पंचायत की, चाहे वो नगर निगम की या म्युनिसिपालिटी थी, वहां पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है या चीजों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये नीति का प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का और प्रॉपर मॉनिटरिंग का। तो सरकार का जो दायित्व है मॉनिटरिंग करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, जो सरकारी अधिकारियों का काम होता है, वहां पर लीकेज है। तो कहीं ना कहीं इन कमियों को दूर करना होगा, क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना जो है हर घर को जल जो है वो भी नल का जल, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जो करप्शन हुआ है, तमाम तरह की जो अनियमितताएं हुई हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। शशांक, इसी के साथ ही जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार में यास तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है और अब जिस तरीके से लगातार बारिश की आशंका जताई जा रही है, क्या इस बैठक में तूफान को लेकर भी कोई चर्चा की गई है? देखिए तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने परसों से ही तमाम लोगों को अवेयर करना शुरू किया है और जहां जहां पर बिहार में चक्रवात में कई जो बंगाल से जुड़े हुए इलाके हैं वहां तेज हवाएं चलती है और सबसे बड़ी बात है कि आंधी के साथ साथ यहाँ पर सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि वज्रपात है। वज्रपात से बिहार में बहुत ज्यादा मौतें होती है। तो सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों को पहले से निर्देश दे रखा था कि क्या करना है इसके दौरान और किन किन कंडीशंस में क्या क्या करना है। दूसरा, सरकार ने मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर ज्यादा रिस्क जोन है, यानी हाई रिस्क जोन को उन्होंने चिन्हित किया है, मिडिल रिस्क जोन को चिन्हित किया है और लो रिस्क जोन को चिन्हित किया है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं राखी, बहुत सुखद खबरें हैं
क्योंकि जो यास तूफान जब बंगाल को उसका लैंडफॉल जब हुआ, उसके बाद उसकी जो गति एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 180 से ऊपर की होगी, वो 110 से 120 के करीब रही है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार जो है आते से कम पड़ रही है। यानी अभी जब वो झारखंड में रात को शाम को था, तो झारखंड में उसकी रफ्तार करीब 50 किलोमीटर पर आवर की थी, यानी बिहार आते थे काफी कमजोर पड़ गया है। तो ऐसे में कल शाम को पटना में हल्की बारिश हुई थी, और अभी तक पटना का हालांकि मौसम टफ बना हुआ है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है, लेकिन उसका असर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 9 बजे तक बिहार में पूरी तरह सृष्टि कर जाएगा और तेज आंधियां चलेगी, शायद यास तूफान कम पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है। और बिहार में अब ये बताया जा रहा है कि बारिश कई इलाकों में होगी, लेकिन ज्यादा नुकसान की संभावना कम है। हालांकि वज्रपात को लेकर और अन्य चीजों को लेकर विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग पूरे तक मुस्तैद है, और तमाम जिला पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए गए। जी, तो मुख्यमंत्री ने चलिए शशांक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और झारखंड जहां वैक्सीन बर्बादी में लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति में भी झारखंड ने पहला स्थान दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति देश में सर्वाधिक झारखंड से हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लेकर आंकड़ा भी साझा किया है। इसके साथ ही वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में 14 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 4.635% वेस्टेज हुआ है। इसके साथ ही केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप भी लगाया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झूठ फरेब और जुमलेबाजी के सहारे केंद्र सरकार झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है। केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप लगाया है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। और इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने में नंबर 1 रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति में झारखंड सबसे ऊपर है, और ये आंकड़े खुद बन्ना गुप्ता ने साझा किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है लगातार से केंद्र सरकार। जिस तरीके से शुरू से ही कोरोना को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में टकराव देखा जा रहा था, लगातार वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी था। ऐसे में वैक्सीनेशन की जिस तरीके से बर्बादी हुई, उसके लिए भी यहां पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि शुरू से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या फिर वैक्सीनेशन कार्ड पर तस्वीर का विवाद हो, तमाम विवादों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव देखा जा रहा था। और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र पर झूठे आंकड़े फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड में वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है, इसी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया, आंकड़े साझा किए कि वैक्सीनेशन की बर्बादी नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गलत आंकड़े पेश कर झारखंड सरकार को बदनाम कर रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव देखा जा रहा था, लेकिन इसी बीच लगातार यही देखा जा रहा है कि झारखंड ऑक्सीजन आपूर्ति में नंबर 1 है, और अब तो बन्ना गुप्ता ने खुद ही जो तमाम आंकड़े हैं वो साझा किए और बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति में झारखंड नंबर 1 है। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
देखिए राखी, कल सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया और उस पेश किए गए आंकड़े में जो वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, या इसको यूं कहें कि जो वैक्सीन बेकार हो जा रहे हैं, उसमें जो झारखंड को लेकर जो आंकड़ा पेश किया गया वो काफी चिंताजनक था। 1/3 से अधिक 37.3% वैक्सीन के बर्बाद होने या बेकार जाने की जानकारी केंद्र सरकार ने दी। जहां तक कि माना जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम जो एजेंसियां हैं, उनका यह मानना है कि पूरे प्रोसेस में 1% से कम वैक्सीन के बर्बाद होने या बेकार जाने की संभावना बढ़ सकती है जी। उसके बाद झारखंड सरकार ने एक दूसरा आंकड़ा जारी किया और साथ में इस जानकारी के साथ कि झारखंड में सर्वर और बाकी दूसरी चीजों के परेशानी की वजह से, तकनीकी समस्याओं की वजह से जिन लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया है, उन आंकड़ों को कोविड ऐप पर या कोविड के सर्वर पर अपलोड नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। हालांकि झारखंड में जो आंकड़े हैं वह आंकड़े कुछ और हैं। लिहाजा इन दोनों आंकड़ों, जो राज्य सरकार ने वैक्सीन बर्बाद होने या बेकार होने की जो आंकड़े जारी किए और केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, दोनों आंकड़ों में जमीनी रूप से देखें तो कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। दोनों आंकड़े आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। नहीं केंद्र सरकार के आंकड़े पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है 37.3% वैक्सीन के बर्बाद होने की, और न ही राज्य सरकार के आंकड़े जो 6.3% वैक्सीन के बर्बाद होने की बात कही जा रही है। दोनों आंकड़े संदेहजनक हैं, सत्य से परे हैं। अब यह देखना है कि दोनों आंकड़ों में समानता क्या है। तो उसके बाद फिर एक आंकड़े का नया खेल निकल कर आता है कि झारखंड सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि पूरे देश में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने में, इसकी आपूर्ति करने में झारखंड नंबर 1 राज्य बना है और 35% ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में झारखंड के द्वारा की गई है। और दूसरा राज्य 27% ऑक्सीजन सप्लाई के साथ उड़ीसा रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश रहे हैं। इन 3 राज्यों ने मुख्य रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में की है, जिसमें झारखंड पहले नंबर पर एक काफी फासले के साथ 8% के फासले के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। और ये आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों का खेल कल पूरे दिन चलता रहा है और दोनों पक्ष, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों एक दूसरे के आंकड़ों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं या आंकड़ों के दौर में ले जाकर आप कह सकते हैं कि दोनों सरकारों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। राखी, लेकिन कुंदन जी, क्या ये सच है कि झारखंड में वैक्सीनेशन को बर्बाद किया गया है, वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई है? क्योंकि लगातार राज्य सरकार केंद्र से मांग कर रही थी कि वैक्सीन के डोज कम है। अगर ऐसे में वैक्सीनेशन की बर्बादी की खबर सामने आ रही है और अगर ये सच है तो ये काफी चिंता का विषय है। देखिए, अब जमीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, कितने फीसदी वैक्सीन बर्बाद हुए हैं या बेकार हुए हैं, यह एक संख्या, यह आंकड़ा तो बाद में निकल कर सामने आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो झारखंड की टोपोग्राफी है, जो झारखंड की जियोग्राफी है, जिस तरीके से झारखंड में जनसंख्या का जो बिखराव है, उसमें खास करके पहाड़ी और पठारी इलाकों में, वो चाहे जो झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों की भी जो अगर सिमिलर ज्योग्राफिकल कंडीशन हो, डेमोग्राफी भी इसी तरीके की हो, तो वहां पर वैक्सीन बर्बाद होने की थोड़ी सी गुंजाइश बन जाती है। और ऐसे में यह माना जाता है कि इन राज्यों में वैक्सीन बर्बाद होने की संभावना ज्यादा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शहरी इलाकों में वैक्सीनेट करना आसान होता है। शहरी इलाकों में वैक्सीन के बर्बादी की संभावना अधिकतर कम होती है। जब जैसे जैसे वैक्सीन ग्रामीण इलाकों की तरफ ट्रैवल करेगा, वैसे वैसे वैक्सीन की बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखें, झारखंड के 24 जिलों में जहां 18+ के लोगों के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, इस पूरे अभियान में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जो दूरवर्ती जिले हैं, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, ऐसे जिले हैं जो संथाल परगना के सुदूरवर्ती जिले हैं। और इन जिलों में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का पूरा सामाजिक परिवेश है, यहाँ पर वैक्सीन की बर्बादी और बेकार जाने की संभावना से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब राज्य सरकार को इसी पर एक नजर बनाकर रखनी होगी कि ये बर्बादी की मात्रा जो है वह कम से कम हो, क्योंकि राज्य पहले से ही
वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है और ऐसे में अगर वैक्सीन ज्यादा बर्बाद होंगे तो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ राखी कि कल केंद्र सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी को लेकर झारखंड सरकार के लिए जो दावे किए हैं वह भी तथ्य से परे हैं और झारखंड सरकार ने अपने लिए जो दावे किए हैं 6.3% का वह भी तथ्य से परे है। राखी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन अब केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो दोनों को ये समझना होगा कि ये वक्त आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि एक साथ खड़े होकर कोरोना से लड़ने का है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में शराबबंदी के नियमों का धज्जियां उड़ाने वाले 18 लोग कानून के हत्थे चढ़े हैं। मामला भोजपुर जिले के आरा का है, जहां शराब पार्टी मना रहे 7 वार्ड पार्षद समेत 18 लोगों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के अलावा हथियार और भारी मात्रा में जिंदा गोली भी बरामद की है। एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर बताया जा रहा था कि एक शराब पार्टी होने वाली है और इसी पर हम लोग उस सूचना की सत्यापन हेतु एक टीम बना के वहाँ पर हम लोग अपनी टीम को भेजे थे और रेड करने पर वो सूचना सही पाई गई और एक वार्ड पार्षद हैं हिमांशु, जिनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें खुलेआम शराब परोसा जा रहा था और पुलिस एन मौके पर पहुंची जिस समय सभी लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसमें हम लोग ने वहां पर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सहरसा में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समराड़ालय में परिसर में से जिला के विभिन्न प्रखंडों के लिए कोविड-19 टीका वैक्सीन एक्सप्रेस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव में 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 प्लस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए आज 12 टीका एक्सप्रेस रवाना किया गया है। ये सभी प्रखंडों में विभिन्न पंचायतों में जाकर मोबाइल टीम के रूप में भीड़ इलाकों में पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में लोगों को टीका देगी और ज़्यादा लोगों को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगी। हम लोग यहाँ से डेली माइक्रो प्लान बना के देंगे इनको और वहाँ जाके डिफरेंट स्थलों पर जाके प्रतिदिन टीकाकरण लोग करेगी ताकि ज़्यादा लोग प्रदर्शित हो पाए। कितने लक्ष्य होंगे प्रत्येक टीका एक्सप्रेस को 200 लोगों का प्रदर्शित करने का डेली लक्ष्य दिया गया है। उसी के अनुसार उनको वैक्सीन डोज उपलब्ध किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए यास तूफान का खौफ बिहार के ग्रामीण इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कटिहार जिले के महानंदा नदी के तटीय क्षेत्र में बसे ग्रामीणों में यास तूफान का भय साफ रूप से देखने को मिल रहा है। इन प्रखंडों में यह नदी कई बार बाढ़ का सबब बनती है और गांव के गांव हर साल महानंदा नदी में विलीन हो जाते हैं। बाढ़ में होने वाली तबाही के मंजर को याद करते हुए ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद लोग यहां खौफ में हैं। बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। कोरोना की परिस्थिति से अभी अच्छी तरह से पूरा हिंदुस्तान उभरा भी नहीं और यास तूफान जो है अपना प्रकोप दिखा रही है। उसके भय से हम लोगों को अब भय लगने लगा है और हम लोग यहीं झोपड़ी में रहते हैं, जिसका झोपड़ी का जो है तूफान में जो है उड़ जाता है, कभी बाढ़ में डूब जाती है, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो यास तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि यास तूफान को लेकर बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यास तूफान बिहार में असरदार दिखाई देगा। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।